रेफेलाइट मूवमेंट की। यहाँ से हमारा जो लिटरेचर है वो मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रहा है, और मॉडर्न एज के अंदर जितनी भी एवांगार्डे, AVANGARDE, AVANTGARDE, एवांगार्डे मूवमेंट, ये वर्ड याद रखना ज़रूरी है। यहाँ से हमारी एवांगार्ड मूवमेंट चली, गार्डे लिखते हैं इनको। ये वो मूवमेंट थी जिनका मकसद था इनोवेशन करना, इनोवेशन करना लिटरेचर में। लिटरेचर के हर फील्ड में नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना, ये एक्सपेरिमेंटेशन वाले लोग एवांगार्ड मूवमेंट के कहलाए। और इनमें कई सारी मूवमेंट चली, जिसमें आप गूगल करना दादाइज़म, DADAISM, दादाइज़म इम्पोर्टेंट थी। बाकी हम बाद में करेंगे इसके बाद। हम इस क्रम में हम नेक्स्ट जो राइटर था हमारा उसमें बात करेंगे हम थॉमस हार्डी की। हम विक्टोरियन एज की पोइट्री की बात कर रहे हैं, और 3 पोइट्स हम पढ़ चुके थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो बेसिकली एक एज ए नॉवेलिस्ट हम उसको देखते हैं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है थॉमस हार्डी के बारे में कि ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए पोएट। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए पोएट एंड एंडेड हिज करियर एज ए पोएट। शुरुआत की थी उन्होंने पोएट्री से, ख़त्म भी किया अपने करियर को पोएट्री से, लेकिन बीच में नॉवेल्स लिखे, और नॉवेल्स एज ए नॉवेलिस्ट वो ज़्यादा पॉपुलर हुए बामुकाबले एज ए पोएट के। हार्डी एक पेसिमिस्ट व्यक्ति थे। पेसिमिस्ट इज़ ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। जिंदगी की केवल डार्क साइड की तरफ जो देखते हैं उन लोगों को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। हार्डी भी उनमें से एक थे। जिस वक्त ब्राउनिंग कह रहे थे गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, भगवान जन्नत में बैठा हुआ है और इसलिए सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है इस दुनिया के अंदर, उस वक्त हार्डी की सोच ये थी कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, गॉड कहीं नहीं बैठा, भगवान कहीं नहीं बैठा जन्नत में, एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, हर चीज़ सब कुछ उल्टा पुल्टा गलत सलत हो रही है इस दुनिया के अंदर। हार्डी की नज़र में जितने भी अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं। क्यों झेलते हैं वो दुख? यदि वे अच्छे कर्म करने वाले हैं। अगर गॉड कहीं जन्नत में बैठा होता, भगवान अगर कहीं होता, तो अच्छे कर्म करने वाले कभी भी दुखी ना होते। ऐसा तर्क, बल्कि कुतर्क थॉमस हार्डी अपनी बात को साबित करने के लिए देते हैं। थॉमस हार्डी, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो टीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आज के वक्त जो मेन स्ट्रीम वाले पोएट्स हैं या राइटर्स हैं, उनकी मेन लिटरेचर को ना पूछ करके उन्होंने जो उसके अलावा जो कुछ लिखा उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया है। तो नॉवेलिस्ट हार्डी एज ए नॉवेलिस्ट ना पूछ करके हार्डी एज ए पोएट ज़्यादा पूछा जाता है अब।
हार्डी के बारे में एक क्वेश्चन आता है, हार्डी वाज ए पेसिमिस्ट, वो एक निराशावादी थे। और हार्डी के जो नॉवेल्स थे उसके अंदर उन्होंने जिस सोच का इस्तेमाल किया है वो सोच इमैनेंट विल, इमैनेंट विल। हार्डी की ये फिलॉसफी थी, भगवान के भरोसे जो होगा हो जाएगा, अपने आप ही होगा जो होगा। उस सेंस में हार्डी अपनी इस फिलॉसफी पर टिके हुए थे। हार्डी इज कॉल्ड द लास्ट विक्टोरियन। क्वेश्चन ये बन जाता है, हु इज कॉल्ड द लास्ट विक्टोरियन। विक्टोरियन एज के अंतिम कवि या नॉवेलिस्ट मान लीजिए हार्डी को कहा जाता है। एज ए पोइट हिज ग्रेटेस्ट वर्क वाज डायनेस्ट। हार्डी ने लिखा था एक वर्क डायनेस्ट, जो कि एक वर्स ड्रामा था, रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एपिक। एपिक की फॉर्म में लिखा गया, डीलिंग विद नेपोलियनिक वॉर, नेपोलियन के युद्ध से संबंधित है। इसके अंदर डायनेस्ट के अंदर ये एक वर्स ड्रामा है, नीचे लिखा हुआ है डायनेस्ट एक वर्स ड्रामा है, और नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध के बारे में ये है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। बाकी थॉमस हार्डी की छोटी छोटी पोएम्स हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि ये वो वक्त था जब हमारा लिटरेचर मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रहा था, और मॉडर्न एज में एवांट गार्ड मूवमेंट चली, यानी इनोवेटर ऑफ लैंग्वेज, इनोवेटर ऑफ लिटरेचर, नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग जब आए तो उन्होंने नई नई चीज़ों की शुरुआत की। और वो जो उस दशक 1870 के बाद के जो दशक हुए हैं, उन दशकों में कुछ ख़ास टाइप के लोग लिटरेचर के साथ खूबसूरती के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनके उस वक्त के लिटरेचर को डेकेडेंट लिटरेचर के नाम से जाना गया। ये एक पर्टिकुलर डिकेड में लिखे गए, और इसमें जो सबसे बड़ी मूवमेंट थी वो थी हमारी एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिसिज्म स्पेलिंग आ जाती है इसकी AESTHE, एस्थेटिक, एस्थेटिसिज्म, ऐसा विश्वास, ऐसा वाद जिसके अंदर ब्यूटी शामिल है। ब्यूटी यानी ब्यूटी के ऊपर लिखने वाला लिटरेचर, ब्यूटी के ऊपर केंद्रित लिटरेचर आ जाती है। द प्री रेफेलाइट मूवमेंट वाज फॉलोड बाय द एस्थेटिक और डिकेडेंट मूवमेंट। प्री रेफेलाइट मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट हमारी आती है जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक मूवमेंट या डेकाडेंट मूवमेंट। इसे हम दूसरे नाम से डेकाडेंट मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इट वाज ए 19th सेंचुरी आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये 19th सेंचुरी की आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट थी, वो भी वेस्टर्न यूरोप की। इट फ्लोरिश्ड इन फ्रांस। डेकेडेंट मूवमेंट या एस्थेटिक मूवमेंट जो फली फूली थी वो फ्रांस में फूली थी, बट हैड ऑल्सो डेवलप्ड है ये DEVELOPED, बट डेवलप्ड इन इंग्लैंड। लेकिन इसका विकास इंग्लैंड में हुआ। शुरुआत फली फूली फ्रांस में, लेकिन इसका विकास हुआ इंग्लैंड में। अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक मूवमेंट, सही कर लेना इसको। According to the aesthetic movement, the main aim of literature should be pleasure giving. इस aesthetic movement का जो मेन ध्येय था, जो मेन मकसद था, वो ये था कि लिटरेचर इस तरह से लिखा जाए जिससे कि समाज के अंदर आनंद लोग लें उससे। कोई भी नैतिक शिक्षा, नैतिक पाठ पढ़ाने वाला लिटरेचर ना हो करके, बल्कि मेन एम ऑफ लिटरेचर उनके हिसाब से
उनके हिसाब से मेन एम ऑफ लिटरेचर शुड बी प्लेजर गिविंग। लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आनंद देने वाला, आनंद देने वाला। दे फॉलोड द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, याद रखेंगे, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये जो आर्ट पहला वाला आर्ट है, इसका मतलब है कला, चित्रकला या कोई भी कला, खास तौर पे लिटरेरी आर्ट, साहित्यिक कला। आर्ट कोई भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, लिटरेचर भी हो सकता है। ये कह रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, और ये जो आर्ट बाद वाला आर्ट है, इसका मतलब है आनंद, प्लेजर। मीन्स आर्ट फॉर आर्ट सेक की जो थ्योरी दी थी, वो दी थी ऑस्कर वाइल्ड ने, ऑस्कर वाइल्ड। और उन्होंने बताया था कि द मेन एम ऑफ लिटरेचर शुड बी प्लेजर गिविंग। लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाला होना चाहिए। दरअसल टू ग्रुप्स, लिटरेरी आर्टिस्ट के मध्य में दो ग्रुप्स हुए हैं। कुछ राइटर्स की ये सोच थी कि आर्ट should be written, any work of literature should be written for the sake of pleasure। कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर लिखा जाना चाहिए आनंद देने के लिए। जबकि दूसरे टाइप के, दूसरे ग्रुप में कुछ ऐसे राइटर्स थे जिनका मकसद ये था कि केवल आर्ट से काम नहीं चलता है, आनंद से काम नहीं चलता है, बल्कि लिटरेचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी देनी चाहिए जिससे कि समाज के अंदर नैतिक शिक्षा का फैलाव हो, लोग मोरलिस्ट बने, लोग नैतिक हों, जिससे कि जीवन के बारे में उनको नॉलेज हो और ज़िंदगी में हम क्यों पैदा हुए हैं, इस सवाल का जवाब उन लोगों को मिले। तो कुछ ऐसा लिटरेचर होना चाहिए, यानी ज्ञान मिलना चाहिए और दूसरा आनंद मिलना चाहिए। दो तरह के ग्रुप थे, लेकिन ज़्यादातर राइटर्स ने बीच का मार्ग अपनाया है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे डेकेडेंट मूवमेंट्स की, तो डेकेडेंट मूवमेंट्स, अगर हम बात करें एस्थेटिक मूवमेंट की, तो एस्थेटिक से तो पता लग ही जाएगा कि ये ब्यूटी के लिए है। लेकिन डेकेडेंट मूवमेंट का ध्यान रखेंगे कि डेकेडेंट मूवमेंट वाज इन फेवर ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी ये एक ब्यूटी से संबंधित या एस्थेटिसिज्म से संबंधित एक आंदोलन था, एक मूवमेंट थी लिटरेचर के अंदर। आर्ट फॉर आर्ट सेक के और भी साथी, जो आर्ट फॉर आर्ट सेक से जुड़े हुए जो लोग थे, उनमें से अर्नेस्ट डॉसन भी थे और लाइनल, ये वो है पिगेट पियाजे जिसे हम कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत था ना, वो ये पाइगेट, PIGET है इसका सही स्पेलिंग, PIGET, पियाजे, PIGET, पियाजे, टी साइलेंट, लाइनल पियाजे। तो मेन इसमें ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट डॉसन, लाइनल पियाजे। जॉनसन, आर्थर साइमन वगैरह। जॉनसन, ये डॉक्टर जॉनसन नहीं थे, डोंट बी कंफ्यूज। जॉनसन और आर्थर साइमन्स, दीज पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय गैथिक नॉवेल्स। ये पोएट्स, ये राइटर्स, ये इन्फ्लुएंस थे गैथिक लिटरेचर के। गैथिक मतलब गॉथ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्लड शेड, बहुत ही खतरनाक पुराने खंडर में पुराने किले, जो जर्मन जाति थी गॉथ, उस तरह के नॉवेल्स हम पढ़ चुके हैं ये। In 1880, a group of French writers referred to themselves as decadents। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डेकेडेंट लिटरेचर, ये डेकेडेंट मूवमेंट 1880s में आई थी और ये फ्रेंच मूवमेंट थी।
कुछ राइटर्स ने अपने आप को डेकाडेंट्स कह दिया, और इसमें हमारा ज्यूरिस कार्ल ह्यूसमैन नाम है ये। एटीन 1880 में एक ऐसा ग्रुप हुआ लेखकों का जिन्होंने अपने आप को खिलाफ कर दिया उन्होंने अपने आप को खिलाफ कर दिया नेचर के खिलाफ, कि हम वो इस दशक के लोग हैं जो नेचर के खिलाफ लिटरेचर लिखने वाले थे। अपने आप को अलग ही बैनर के अंदर नीचे वो ले आए। ज्यूरिस कार्ल ह्यूसमैन, याद कर लेंगे इसका नाम, इसको गूगल भी कर लेना, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्ड हो। ह्यूसमैन ज्यूरिस कार्ल ह्यूसमैन ये राइटर हैं और इनका एक वर्क है अगेंस्ट नेचर। सिंगल कॉमा में डाल लेना इसको। और ये वर्क हमारा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट डिकेडेंट वर्क। इस वर्क को फर्स्ट ग्रेट डिकेडेंट वर्क के नाम से जाना गया, अगेंस्ट नेचर। फर्स्ट decadent literature. In Britain, main writers of decadent movement were Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, O कैपिटल बनाना इसका, and the other writers associated with the Yellow Book. Important देखिए, associated with the Yellow Book by Alkin Matthews. Yellow Book किसने लिखी? येलो का कैपिटल बनाना बुक है ये, एल्किन मैथ्यूज एंड जॉन लेन। दो राइटर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी येलो बुक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। येलो बुक वाज रिटन बाय एल्किन मैथ्यूज एंड जॉन लेन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि डिकेडेंट लिटरेचर हमारा फ्रेंच लिटरेचर था, डिकेडेंट मूवमेंट हमारी फ्रेंच मूवमेंट थी, और इंग्लिश के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसको फॉलो किया था ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड मेन बड़ा नाम था, बाकी इसमें ऑब्री बियर्डस्ले और दूसरे राइटर्स हमारे जो येलो बुक के थे, एल्किन मैथ्यूज और जॉन लेन। इनमें से क्वेश्चन ये बन जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग राइटर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिकेडेंट लिटरेचर, ये डिकेडेंट मूवमेंट। इस तरह से आ जाएगा। इट वाज अ क्वार्टरली पीरियडिकल, ये एक क्वार्टरली पीरियडिकल था। ये येलो बुक है, येलो बुक एक पीरियडिकल जो एक पर्टिकुलर पीरियड्स में आने वाले जर्नल्स हुआ करते थे। जर्नल अखबार, एक प्रकार के अखबार। और ये येलो बुक है, और इस येलो बुक के जितने भी राइटर्स थे, राइटर्स ऑफ दीज पीरियडिकल पेपर्स, जितने भी लोगों ने ये पीरियडिकल पेपर्स लिखे थे, इन पेपर लिखने वाले राइटर्स को येलो 90s के नाम से भी जाना जाता है। येलो 90s, वाई के बनाना इसका भी, येलो 90s, येलो 90s, यानी जितने भी राइटर्स हैं उनको येलो 90s कहा गया, और ये राइटर्स जुड़े हुए थे येलो बुक से।
अभी तक हमने पढ़ा था विक्टोरियन नॉवेल, विक्टोरियन पोइट्री के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं विक्टोरियन नॉवेल्स के बारे में, कौन कौन से विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम हमारा आता है चार्ल्स डिकेंस का। विक्टोरियन नॉवेल्स में सबसे बड़ा नाम चार्ल्स डिकेंस का आता है। डिकेंस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ नॉवेल ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है हमारा चार्ल्स डिकेंस। ही वॉज ए ग्रेट कैरेक्टर पेंटर। कैरेक्टर पेंटर, नॉवेल की जो शुरुआत होती है वो कैरेक्टर पेंटिंग से ही होती है। चरित्रों को पेंट करने वाला, यानी बहुत बड़ा ऐसा राइटर जिसने चरित्रों को, कैरेक्टर्स को अपने लेखन के ज़रिए पेंट किया, शब्दों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए खूबसूरत उनके बारे में डिटेल दी। रियलिस्ट, वो एक रियलिस्ट भी थे, यथार्थवादी थे। नॉवेलिस्ट विद ए पर्पस, विद ए पर्पस, एक ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिनके मन में, जिनके दिमाग में उद्देश्य था। नॉवेलिस्ट विद ए पर्पस। एक उद्देश्य था उनका, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, वो विक्टोरियन सोसाइटी, जो सोसाइटी अपने आप को दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा अमीर सोसाइटी अपने आप को कहती थी, वो विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर बच्चों के क्या हालात थे, पॉपुलेशन के क्या हाल थे, आम आदमी से नीचे जो तबका था, गरीब तबका था, उसके कितने बुरे हाल थे। कोशिश की समाज को आईना दिखाने की। जो काम विक्टोरियन एज में आल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने गोदी मीडिया का किया था कि खूबसूरती ही केवल विक्टोरियन एज की दिखाई थी दुनिया के सामने, लेकिन चार्ल्स डिकेंस, कार्लाइल और रस्किन जैसे लोगों ने कोशिश की सच्चाई से रूबरू दुनिया को कराने की। प्रोफेटिक नोट, डिकेंस के नाटकों के अंदर हम एक बात देखते हैं, प्रोफेटिक नोट। क्वेश्चन ये बन जाता है, पीजीडी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें, कौन सी बात डिकेंस से संबंधित गलत है या सही है। तो प्रोफेटिक नोट डिकेंस के अंदर, डिकेंस के लिटरेचर में प्रोफेटिक नोट देखने को मिलता है। प्रोफेटिक नोट का मतलब हो गया, जैसे पैगंबर होते हैं, भगवान का पैगाम लेके आते हैं, लोगों को सही रास्ते पे ले जाते हैं, कुछ इसी तरह से इनके दिमाग में भी एक पैगाम था सही रास्ते पे लोगों को लाने का। डिकेंस को ह्यूमैनिटेरियन भी कहा जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन के बारे में सोचे, इंसानियत के बारे में सोचे, एंड विद द ग्रेट नैरेटिव स्किल। और डिकेंस के एक ऐसे नॉवेलिस्ट थे डिकेंस जिनके अंदर नैरेटिव स्किल, कहानी कहने की कला बहुत उच्च कोटि की थी। ही इज कॉल्ड द राइटर ऑफ चाइल्डहुड, उनको बचपन का कवि कहा जाता है। यहाँ पर हम एक बार बात यहाँ पे बात करके चले, आ रहा है एक सेंटेंस, सॉरी। ही इज कंपेयर टू मुल्कराज आनंद, उनको, उनकी तुलना मुल्कराज आनंद, इंडियन कवि मुल्कराज आनंद से की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा। बच्चों के चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिज नॉवेल्स आर रिमार्केबल फॉर ह्यूमर एंड पैथोस। इंपॉर्टेंट बात, जो बात हमने देखी थी चार्ल्स लैम्ब के अंदर ह्यूमर और पैथोस की, वही बात हम विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस के अंदर देखते हैं, ह्यूमर एंड पैथोस। हिज नॉवेल्स आर हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। ये बात हमने लैम्ब के अंदर भी देखी थी और ये बात हम डिकेंस के अंदर भी देखते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल।
उसके बाद डिकेंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन अभी ये हम चूँकि शॉर्ट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इन ब्रीफ चल रही है हमारी, तो डिकेंस पर पूरा एक अलग से लेक्चर देंगे। नया जो नाम अगला नाम हमारा इस एज का बड़ा कवि के रूप में आता, वो नॉवेलिस्ट के रूप में आता, वो है हमारा विलियम मैकेरपीस थैकरे, WM थैकरे। बहुत बड़ा, एक सबसे अच्छा नॉवेल इनका है वैनिटी फेयर। सॉरी, वैनिटी फेयर। WM थैकरे, इम्पोर्टेंट, एक ग्रेट नॉवलिस्ट, एक महान नॉवलिस्ट। हिज इम्पोर्टेंट नॉवल, H.K. Wells का हिज इम्पोर्टेंट नॉवल इज वैनिटी फेयर। ये नाम है, फी कैपिटल बनेगा इसका, वैनिटी फेयर। जॉन बेनियन की पोयम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बेनियन। ने पोयम लिखी है, एक एलिगोरिकल पोयम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और उसके अंदर वैनिटी फेयर एक पूरा एक चैप्टर है, और वहां से इसका टाइटल लिया है वैनिटी फेयर। एक क्रिश्चियन सारी दुनिया का भ्रमण करता है, वहाँ एक मेले में चला जाता है, वैनिटी फेयर, गुरूर का मेला था ये, कहानी है इस तरह से, याद रखेंगे, इसमें इतना ही काफ़ी है। वैनिटी फेयर डील्स विद द करप्शन ऑफ अपर मिडिल क्लास। मैंने बताया था मिडिल क्लास जो लोग छोटे मोटे बड़े बड़े मतलब दुकानदार हो गए थे या छोटे मोटे फर्म के मालिक हो गए थे, उनका ये मकसद था कि कम से कम लेबर से ज़्यादा फ़ायदा लेना। यूटिलिटेरियनिज्म, J.S. मिल का एक बुक थी यूटिलिटेरियनिज्म, उन्होंने बताया, J.S. मिल ने, कल हम उस पर बात किए थे। तो इस नॉवेल के अंदर अपर मिडिल क्लास के करप्शन के बारे में विलियम थैकरे बात करते हैं। और बेकी शार्प इसमें कैरेक्टर है, बेकी शार्प। एक और बात, वैनिटी फेयर नॉवेल विदाउट ए हीरो, वैनिटी फेयर को नॉवेल विदाउट ए हीरो भी कहा जाता है। बेकी शार्प इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इज ए सेंट्रल कैरेक्टर। द नॉवेल इज रिमार्केबल फॉर रियलिज्म एंड सटायर। हल्का सा आइडिया हमें लग जाना चाहिए इस ब्रीफ इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर कि वैनिटी फेयर किसने लिखा, विलियम थैकरे ने लिखा। उसके बाद विक्टोरियन एज की नॉवेल के क्षेत्र में जो बहुत बड़े नाम आते हैं, हम अगर बात करें तो अगर हम बात करें टेनिसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेनिसन ये चाहते थे कि वुमेन फॉर द हर्थ, वुमेन का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है, और मैन फॉर द फील्ड। प्रिंसेस में उन्होंने कहा था मैन टू कमांड, वुमेन टू ओबे। आदमी का काम सिर्फ आज्ञा देना और औरत का काम सिर्फ आज्ञा मानना था, ये कहा था टेनिसन ने। लेकिन यहाँ पर विक्टोरियन एज के अंदर न्यू वुमेन की कंसेप्ट निकलती है, न्यू वुमेन। पुरानी वुमेन तो थी, जैसे अभी बयान किया विलियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कि मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ। लेकिन यहाँ पर जो नई नौजवान लड़कियाँ जो पढ़ने लिखने लगी थी, उनमें से
शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी, ये तीनों लड़कियां थीं। इन्होंने न्यू वुमेन की कंसेप्ट को क्रिएट किया विक्टोरियन एज के अंदर, और उन्होंने कहा कि औरत आपको तब तक अच्छी लगती है जब वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाए। औरत आपको अच्छी लगती है तब जब वो उसका अपना कोई अस्तित्व ना रहे, और जब वो अपने अस्तित्व की, अपने अधिकारों की मांग करती है तो वो आपको समाज के लिए एक कलंक दिखने लगती है। तो इन्होंने फेमिनिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और कोशिश की महिलाओं की जो परेशानियां थीं अपने नॉवेल्स के ज़रिए समाज के सामने लाने की। न्यू वुमेन, इनकी जो औरत की स्थिति थी वो उन्होंने बना न्यू वुमेन। ये न्यू वुमेन हैज़ हर ओन आइडेंटिटी। इसमें ख़ास बात ये थी कि उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो मर्दों के सामने कोई कमज़ोर सी चीज़ नहीं थी, बल्कि बराबरी के टर्म्स पर काम करने वाली औरत, बराबरी हर काम में बराबरी करने वाली औरत, ये न्यू वीमेन इवॉल्व हुई थी। और इसमें 3 ब्रॉन्टी सिस्टर आई जिन्होंने अपने नॉवेल लिख करके लाजवाब काम किया विक्टोरियन एज के अंदर। शार्लोट ब्रॉन्टी, जैन आयर। शार्लोट ब्रॉन्टी ने नॉवेल लिखा था, जैन आयर कैरेक्टर है। इसके बारे में लड़कियों को कैरेक्टर बना करके लड़कियों की परेशानियों को सामने रखा समाज के। इन तीनों ने, तीनों बहनें थी हैं, शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी। पेन सही कर लेना। शार्लोट ब्रॉन्टी का जैन आयर था नॉवेल, एमिली ब्रॉन्टी का वुदरिंग हाइट्स और एन ब्रॉन्टी का एग्नेस ग्रे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें आता है वुदरिंग हाइट किसने लिखा, ये आ जाता है एमिली ब्रॉन्टी। और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये किसने क्या लिखा। सबसे पहला नाम आप याद रखें जैन आयर का, जैन आयर, शार्लोट ब्रॉन्टी। उसके बाद नीचे है हमारा एमिली वुदरिंग हाइट। एक और चीज याद रखेंगे, इन तीनों बहनों को स्टॉर्मी सिस्टर, तूफानी बहनें के नाम से कुछ टर्म्स मिले, टाइटल मिले। और इनके बीच में जो बहनों का एक मोहब्बत थी, जो बहन वाली बात थी, उसको स्टॉर्मी सिस्टरहुड कहा गया, तूफानी बहनता। स्त्रीत्व, जैसे वुमेनहुड होता है स्त्रीत्व, ये है सिस्टरहुड, आपस में बहनचारा, भाईचारा होता है ये बहनचारा। और ये टर्म खुद इन्होंने दिया था आपस में कि हम बहुत अच्छे बहन हैं, फॉर दियर यूज ऑफ पैशनेट लव। क्योंकि इन्होंने अपनी नॉवेल्स के अंदर पैशनेट लव का इस्तेमाल किया, जुनूनी प्यार। एक नया क्वेश्चन आता है, मैरी एन इवांस एक और नॉवेलिस्ट, इन्होंने अपना नाम रखा जॉर्ज एलियट। मैरी एन इवांस, जॉर्ज एलियट वाज ए नॉवेलिस्ट, रोट एडम बीडी। याद रखेंगे। आपको अगर याद हो तो दिलीप कुमार, जो हमारे इंडियन सिनेमा जगत के बहुत बड़ा नाम था, शायद वो अब जा चुके हैं, ट्रेजिडी किंग के नाम से उनको जाना जाता है। दिलीप कुमार ने अपना नाम
दिलीप कुमार रखा, जबकि नाम इनका था यूसुफ खान। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। जबकि उस जमाने की सबसे बड़ी सुपरहिट अदाकारा मधुबाला भी हिंदू नहीं थी, वो मुस्लिम थी। उसने भी अपना नाम मधुबाला रखा। उसके पीछे ये लोग लॉजिक देते हैं कि उस जमाने में भी जातिवाद, धर्मवाद चरम पर था, और धर्म देख करके सिनेमा जगत के अंदर भी धर्म देख करके लोग फिल्में देखा करते होंगे उस जमाने में। तो उस वजह से संभवतः इन लोगों ने अपने नाम भी बदले होंगे। विक्टोरियन एज के अंदर महिलाओं की बहुत बुरी हालात थे। तो मैरी एन इवांस एक महिला होने के नाते, एक महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम से नॉवेल नहीं लिखे। उन्होंने लिखा जॉर्ज एलियट, एक मर्दों का नाम लिया, और उन्होंने लिखा एडम बेडी, जिससे कि पता ही नहीं चल पाए कि ये एक औरत का लिखा, एक औरत ने लिखा है, क्या लिखा होगा, बेकार बकवास लिखी होगी। ऐसी सोच हो सकता है उस वक्त रही होगी। दूसरा नॉवेल इनका था द मिल ऑन द फ्लॉस, इंपॉर्टेंट नॉवेल द मिल ऑन द फ्लॉस। किसने लिखा? जॉर्ज एलियट या मैरियन इवांस। तीसरा नॉवेल था सिलास मार्नर, एस कैपिटल है ना, सिलास मार्नर, एम कैपिटल है इसका। एडम बेडी, मिल ऑन द फ्लॉस और सिलास मार्नर, इंपॉर्टेंट नॉवेल बाय इंपॉर्टेंट पर्सन, जॉर्ज एलियट और मैरियन इवांस। थॉमस हार्डी एज ए नॉवेलिस्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसकी।